हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एग्जाम बी। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। तो एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारा जो एग्जाम होता है उसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है या आप कह सकते हैं पार्ट होता है जो होता है जनरल अवेयरनेस। तो जो जनरल अवेयरनेस होती है वो सभी चीजों के लिए होती है। स्पेसिफिकली हम एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स की बात करें तो हमारे पास एग्जाम है नाबार्ड, अभी है हमारे पास एफसीआई एजीएम एंड हमारा एएफओ एग्जाम। तो दोस्तों नाबार्ड का जो है इसमें 3 कंपोनेंट ऐसे हैं जहां पे आपको एग्रीकल्चर करंट अफेयर से क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक तो उसमें है ईएसआई वाला पार्ट, दूसरा है उसमें एआरडी पार्ट एंड तीसरा है उसमें जीए का पार्ट। तो इन तीनों में ही आपको एग्रीकल्चर करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। एफसीआई एजीएम की बात करें अगर हम, तो इसमें भी जीए वाला पार्ट है और साथ ही साथ एग्री एंड एग्री इकोनॉमी है। तो ये दोनों ही एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम अप्रैल से लेके जून 2021 तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो जो अभी आपका आने वाला एग्जाम है 17th और 18th को एफसीआई का, वो आपका पूरा इसमें जितने भी एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। ऑल्दो हमने जो डिटेल्ड इसके वर्जन से पहले भी बनाए हुए हैं तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो लेटेस्ट है, जो कल ही चेंज हुआ है, सबसे बड़ा चेंज हुआ है पोर्टफोलियो में। आप सभी ने देखा जो हमारी कैबिनेट है, यूनियन मिनिस्ट्री है, वो काफी चेंज की। तो मोदी जी की जो गवर्नमेंट है उसमें जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, उनके पास पहले भी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री थी, अभी भी इनके पास ये मिनिस्ट्री है, बट इनके पास अभी इससे पहले बहुत सारे पोर्टफोलियोज थे। जैसे आपको पता होगा उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिशन रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ये सभी श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास थी। बट अभी उनको चेंज करके जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पीयूष गोयल जी को दे दिया गया है। आप सभी को पता है रामविलास पासवान जी के जाने के बाद से ये खाली हो गई थी सीट, तो ये पीयूष गोयल जी को दे दिया है इसका। श्री गिरिराज सिंह जी को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज दे दिया गया है। पहले इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग था। जो नया ऐड हुए हैं वो है श्री पशुपति कुमार पारस जी, इनको मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज दी गई है। इससे पहले आपको पता होगा नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास ही थी और उससे पहले ये हरसिमरत कौर बादल जी के पास थी। श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, जो भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में, उनको मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग दिया गया है। तो ये जो चेंजेस हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए जो हमारी एग्री रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं या मिनिस्ट्रीज हैं वो किसके पास हैं। देन हम आते हैं अपने जो अप्रैल से लेके हम जून तक की बात करें तो इसके बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है या आप कह सकते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ वो क्या हुआ, 8th इंस्टॉलमेंट पीएम किसान की जारी की गई, रिलीज की गई। तो प्राइम मिनिस्टर जी की ये बहुत एक महत्वाकांक्षी परियोजना हम जिसको बोलते हैं या हम जिसे एम्बिशियस स्कीम बोलते हैं, वो ये उनमें से एक ये है। आप सभी को पता होगा 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। और पर इसको जो रिलीज की गई थी पहली इंस्टॉलमेंट वो दिसंबर 2018 से मार्च 2019 के लिए किया गया था, मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली इसको लॉन्च किया गया था। तो ये 8th इंस्टॉलमेंट अभी रिलीज की गई है इसमें, तब से 8वीं इंस्टॉलमेंट इसमें रिलीज की गई। तो इसमें अराउंड 20,000 करोड़ रुपीस रिलीज किए गए अराउंड 9.5 करोड़ बेनिफिशरीज को 14 मई 2021 को, या ये लेटेस्ट है, अभी जो नेक्स्ट रिलीज होगी वो 9th होगी। तो और फॉर द फर्स्ट टाइम ये हुआ कि इसमें जो वेस्ट बंगाल के फार्मर्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड हुए, इससे पहले ये इसमें इंक्लूडेड नहीं थे। देन इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट हुआ है जो हमारे एग्जाम से पूछा जाता है वो है जो रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, जो एस्टिमेटेड फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो रिलीज किया गया है। कौन सा? थर्ड एडवांस एस्टिमेट। तो आप देख सकते हैं कि जो थर्ड एडवांस एस्टिमेट है प्रिंसिपल क्रॉप्स का वो रिलीज किया गया। उसके अकॉर्डिंग जो हमारा टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो कितना हो गया है 305.44 मिलियन टन, जो कि पिछले साल से कितना इंक्रीज है 7.94 मिलियन टन। इफ यू कंपेयर विद द लास्ट ईयर कितना था, ये अराउंड 296 पॉइंट समथिंग मिलियन टन था और अभी ये 305.44 मिलियन टन हो गया है। ये हमारा काफी रिकॉर्ड अचीवमेंट है अभी तक। और जो इस बार के लिए हमने टारगेट सेट किए हैं 2021 एंड 22 के लिए, तो वो कितने गए हैं 307 मिलियन टन, और अभी हमने कितना अचीव कर रखा है ऑलरेडी 305। ये हमारा थर्ड एडवांस एस्टिमेट है, बाय द फोर्थ हम पहले ही टारगेट अचीव कर लेंगे, ऑल्दो ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, ये पिछले ईयर का था। तो अगर हम फूड ग्रेन की बात करें इसमें ये डिजिट आपको याद रहनी चाहिए
305.44 मिलियन टन। यही पूछी जाती है एग्जाम्स में लेटेस्ट, जैसे नाबार्ड के एग्जाम में हमने देखा है फूड ग्रेन क्या हॉर्टिकल्चर दोनों की ही पूछी गई थी लास्ट ईयर 2020 में जब एग्जाम हुआ था, तो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन पूछा जा सकता है। राइस की अगर हम बात करें तो ये 121.46 मिलियन टन है, उससे पहले साल में ये 119 के अराउंड था। वीट की अगर हम बात करें तो ये 108.75 मिलियन टन है। तो ऑल्दो ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारे याद करना, ना ये याद हो पाते हैं किसी को। यहां आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि जब हम फूड ग्रेन की कैलकुलेशन करते हैं, ये बहुत लोगों को डाउट होता है, अगर आपने कभी ऐड नहीं किया या आपने कभी बहुत अच्छे से नहीं देखा तो ये शायद आपको भी होगा कि जैसे फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, इतनी क्रॉप्स ये हो गई और कुछ क्रॉप्स ये हैं, तो हमको ये लगता था कि जितना भी ये सब है ये सब टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन होगा, बट ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उसमें केवल 4 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है राइस, दूसरा होता है व्हीट, तीसरा होता है न्यूट्रिएंट कोर सीरियल, चौथा होता है पल्सेस। केवल ये 4 चीजें मिलकर हमारा टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन बनाती है। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो, इन चारों का टोटल 305.44 मिलियन टन आएगा। तो आपको ये क्लैरिटी रहनी चाहिए कि जो हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन है ये सारी चीजें उसमें नहीं है, केवल राइस, व्हीट, न्यूट्रिकोर्स एंड पल्सेस उसमें इंक्लूडेड रहता है। क्योंकि जो अभी आप देखोगे, अभी जो एफसीआई ने लेटेस्ट में एक सैंपल पेपर टाइप का रिलीज किया था, तो उसमें जो क्वेश्चंस थे वो ऑल्दो बहुत कॉमन थे, बट वो पूछने का तरीका थोड़ा सा उसमें डिफरेंट था। तो थोड़ा सा आपको एनालिटिक्स लगा के, मतलब थोड़ा सा यूज करके, खुद को यूज करके इसमें आपने देखना है पढ़ते टाइम कि इसमें क्या चीजें हो सकती हैं और किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ऑयल सीड्स में 36.57 है, शुगर केन का 392.80 है, कॉटन का, जूट एंड मेस्टा का ऑल्दो ये पूछा नहीं जाता, बट जूट एंड कॉटन या फिर मेस्टा में एक चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख रहे हो सब कुछ किस में मेजर किया गया, मिलियन टन्स में। यहाँ पे किस में इसको कैलकुलेट किया गया या मेजर किया गया है, बेल्स में। तो बेल्स क्या है, मेजरिंग यूनिट। तो बेल बेसिकली मेजरिंग यूनिट है। कॉटन और जूट और मेस्टा में हम लोग क्या करते हैं कि हम केजी या क्विंटल या फिर टन्स में इसको नहीं कैलकुलेट करते हैं। हम क्या करते हैं, 170 केजी का एक लॉट बनाया जाता है और उस लॉट को हम क्या कहते हैं, बेल्स। तो ये 36.49 मिलियन बेल्स है, जिसमें कि एक बेल में 170 केजी ऑफ कॉटन है। सिमिलरली जूट एंड मेस्टा में 9.62 मिलियन बेल्स है, जिसमें कि एक बेल का में कितना आता है, 180 केजी पर बेल। तो ये आपको बताना चाहिए कि दोनों में एक तो डिफरेंस क्या है कि इनको बेल में कैलकुलेट करते हैं, और फिर इसमें कॉटन के केस में 170 केजी होता है और जूट एंड मेस्टा के केस में ये 180 केजी होता है। देन एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया गवर्नमेंट ने, आप सभी ने देखा होगा कि न्यूज में भी काफी बार आया और काफी इसकी चर्चा हुई। और ये था क्या चीज, इसमें ये था कि जो डीएपी फर्टिलाइजर है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, आप लोगों ने नाम सुना होगा। बेसिकली जो फार्मर यूज करते हैं वो करते हैं यूरिया, एनपीके या फिर डीएपी। यूरिया में बेसिकली हमको नाइट्रोजन कंटेंट ही मिलता है, एनपीके हमको तीनों मिलता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस भी मिलता है। तो ये बहुत वाइडली यूज किया जाता है फॉर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। तो इसमें क्या था कि अभी तक जो डीएपी का बैग था, जो डीएपी का बैग होता है उसमें वो 1200 रुपीज पर बैग उसकी कीमत पड़ती थी। इंटरनेशनल मार्केट्स में फर्टिलाइजर के रेट बढ़ने की वजह से इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, अराउंड 700 रुपीज उसमें इंक्रीज हुआ। मतलब वो उससे जो कॉस्ट थी वो बढ़ जाने वाली थी। अगर इसमें 700 रुपीज और ऐड होते तो ये अराउंड 1900 का हो जाता। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि वो सारा बर्डन खुद से पे करेगी। तो जो सब्सिडी रेट था पहले 511 रुपीज पर बैग में दी जाती थी, अब वो 1200 रुपीज पर बैग दी जाने लगी। मतलब जो इंक्रीज है वो कितने रुपीज का है, 700 पर बैग। अभी भी जो 1200 दी जाती थी, इसमें 511 रुपए ऑलरेडी सब्सिडी दी जाती थी, अब 1200 रुपए की और सब्सिडी दी जाएगी, मतलब 700 और ऐड होंगे और ये टोटल सब्सिडी कितनी हो जाएगी, 1211 रुपए की। तो फार्मर के लिए फायदा क्या कि उसको तो 1200 का ही मिलेगा, उसके लिए कोई चेंज नहीं किया गया है। गवर्नमेंट के लिए लोड पड़ा है। गवर्नमेंट पहले 27,500 करोड़ रुपीस खर्च करती थी, अब वो कितना हो गया, 42,275 करोड़ रुपीस हो गया है। तो आप देख सकते हो कि ये इनडायरेक्ट सब्सिडी का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है, सभी की क्वेरी होती है। जैसे हम भी जॉब करते थे तो हमको लगता था कि हम किसी एग्जाम के लिए तैयारी करें, अभी जो एग्जाम में हम हैं या जिस पोस्ट पे हम हैं उससे ऊपर वाली पोस्ट के लिए तैयारी करें। बट वहां पे क्या होता है कि टाइम तो लिमिटिंग फैक्टर होता ही होता है, टाइम के साथ साथ ना हमको गाइडेंस नहीं मिल पाती है।
गाइडेंस हमको किससे चाहिए होती है? जो एग्जाम प्रिपेयर करा रहे होते हैं या जिन्होंने किया होता है, या हमको इस टाइप का कुछ होता है कि टीचर हमें बताए कि हमें पढ़ना कैसे है। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स लाने का क्या मतलब है कि हम इसमें आपको स्पेसिफिक गाइडेंस देंगे। मान लीजिए कि कोई जॉब करता है, जैसे कि मान लीजिए जब मैं था IBPS AFO में, तो मेरे को बहुत ज्यादा टाइम होता नहीं था, मैं केवल रात को पढ़ सकता हूँ। और अगर कोई स्टूडेंट जो केवल एग्जाम की ही तैयारी कर रहा है, तो वो दिन भर पढ़ाई कर रहा है, उसके पास दिन भर टाइम है, वो अपना टाइम इजीली डिवाइड कर सकता है। तो हमारे पास ये डाउट होता है कि जॉब के साथ साथ हम कैसे तैयारी करें। तो इसके लिए हमने एक्सक्लूसिव कोर्स लाए हैं, जिसमें आपके पास 1-on-1 सेशन होगा विद फैकल्टी। आप अपने डाउट पूछ सकते हैं विद इंडिविजुअल एक्सपर्ट फैकल्टी। आप कोई भी चीज, आपको कैसे तैयारी करनी है, ये सारी चीजें आप इसमें पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको रेगुलर गाइडेंस मिलेगी, एक्सक्लूसिव गाइडेंस एक तो लॉट में होती है, एक्सक्लूसिव गाइडेंस यहाँ पे आपको दी जाएगी। यहाँ पे आपके लिए एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट होंगे, जिन मॉक टेस्ट की एनालिसिस की जाएगी, और वो एनालिसिस एक्सपर्ट्स के द्वारा की जाएगी, और फिर आपको बताएंगे कि आपको किस पर्टिकुलर एरिया में फोकस करना है। मान लीजिए आप नाबार्ड में हैं, तो आपको ARD में आपका क्या स्कोर है, ARD में फिर आप करंट में कितना पीछे चल रहे हैं, या फिर आप स्टैटिक में कितना पीछे चल रहे हैं, कौन कौन से कोर एरिया हैं जिसमें आपको फोकस करना चाहिए। सिमिलरली ESI में भी, और इस टाइप से आपको गाइडेंस इसमें दी जाएगी। और आपकी परफॉर्मेंस के बेस में आपको एक पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान दिया जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग होगी। ये सब आपको मिलेगा एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स में। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लॉन्च ऑफ NMMS ऐप और साथ ही साथ एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप। तो ये दो ऐप जो हमारे मिनिस्टर थे एग्रीकल्चर के उस टाइम पे, अभी भी हालांकि वही है, केवल बाकी जो पोर्टफोलियो उनका वो चेंज हुआ है। जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अभी चेंज हो गई है इनसे, अब बट एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर उनके पास ही है, पंचायती राज चेंज हो गई है, साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी इनसे चेंज हो गई है। तो उन्होंने उस टाइम पे ये दो ऐप लॉन्च की थी। तो बेसिकली जो NMMS ऐप है, इसका क्या एम है कि जो वर्कर्स होते हैं उनकी अटेंडेंस ली जाए मनरेगा के अंदर विद जियो टैग्ड फोटोग्राफ। तो मतलब बेसिकली सिस्टम को इफिशिएंट बनाने के लिए ये ऐप लॉन्च की गई। साथ ही साथ जो एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप लॉन्च की गई, इसका क्या था कि जो फाइंडिंग्स होती है उनके रिकॉर्ड को रखा जा सके, साथ ही साथ टाइम स्टैम्प के साथ, जियो कोऑर्डिनेट टैग्स के साथ, चाहे फिर वो किसी भी स्कीम का हो, चाहे वो मनरेगा का हो, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सिंचाई योजना या फिर सड़क योजना, ये सारे के सारे ही जो एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप है इसके थ्रू हो सकेगा। देन हम आते हैं आगे बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज में। हमने देखा लास्ट ईयर कोविड की वजह से हमारे जितने भी सेक्टर थे या हमारी इकोनॉमी थी उसमें शार्प फॉल हुआ, सारे ही सेक्टर स्लिट करे, केवल एक एग्रीकल्चर ऐसा था जिसने की पॉजिटिव ग्रोथ रिपोर्ट की, और हमारा जो शेयर है जीवे का वो कितना हो गया 20.2। अभी ये बहुत एक माइलस्टोन अचीवमेंट है एग्रीकल्चर के एरिया में कि हमारा जो जीवे का शेयर एग्रीकल्चर में टोटल इकोनॉमी में वो कितना हो गया 20.2। इसका सोर्स क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड PI। तो आप ये देख सकते हो इसमें, अगर आप एक और अगर हम उसके अंदर कंपैरिजन करें, ये तो आपको पता चल गया कि टोटल इकोनॉमी में हमारा 20.2 शेयर है। अगर हम एग्रीकल्चर और अलाइड में भी उनके सब सेक्टर क्लासिफिकेशन देखें, कंपैरिजन है 2019-20 का 2011 एंड 12 के साथ। ओके, सो 2011-12 में हमारा क्रॉप्स से GDP में कितना शेयर था 65%, अभी कितना हो गया 56%। आप देख सकते हो कि अराउंड 10% कम हो गया। अब ये जो 10% हुआ ये बढ़ा कहाँ? ये किसमें बढ़ा? लाइव स्टॉक में। आप देखो ये 22% था और ये कितना हो गया 29%। फिशिंग एंड एक्वाकल्चर में भी ये इंक्रीज हुआ, पहले ये 5% था, अब कितना हो गया 7%। तभी इसी के लिए गवर्नमेंट ने PMMSY स्कीम लॉन्च की है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो आपको ये बेसिकली कंपैरिजन पता होना चाहिए कि जो हमारा शेयर है एग्रीकल्चर या अलाइड में, उसमें एग्रीकल्चर का कितना रोल है, अलाइड पार्ट का कितना रोल है, और कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है, अदरवाइज ये आपके इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये प्राइस ऑफ जो FCI ने राइस का और इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए वो अनचेंज रखा है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22। होता क्या है, आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट ने टारगेट फिक्स किया है एयर पोल्यूशन को चेक करने के लिए कि हमको ब्लेंडिंग करनी की, इसकी 10% ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल ग्रेड एथेनॉल पेट्रोल में बाय द ईयर ऑफ 2022। ओके, और साथ ही साथ 20% ब्लेंडिंग करनी है बाय 2025। पहले ये था 2030, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसको प्रीपोन करके 2025 कर दिया ताकि हम अपने जो फॉसिल फ्यूल है उनकी बर्निंग को कम कर सके। तो ये फ्यूल ग्रेड इथेनॉल है। तो इसका प्रोडक्शन होता किससे है? जो हमारे सीरियल्स हैं, बेसिकली मेज या फिर पैडी या फिर व्हीट,
तो उसके लिए जो प्राइसेस है गवर्नमेंट ने वो चेंज नहीं किए हैं, वो पुराना ही प्राइस रखा हुआ है। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक एमएसपी। इसको हम जितना पढ़ाते हैं आप उतने ही क्वेश्चन इसमें बार बार पूछते हैं, और दो टाइप के सिमिलर क्वेश्चन होते हैं कि एमएसपी कितनी क्रॉप्स के लिए है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको फिर से बता दूं कि जो एमएसपी है वो केवल 22 क्रॉप्स के लिए ही है। आप इसको किसी भी टाइप से देख लीजिए, चाहे आप ऐसे इसको डिवाइड कर लीजिए, खरीफ में 14 क्रॉप्स, रबी में 6 क्रॉप्स एंड 2 कमर्शियल क्रॉप्स, तो ये तब भी 22 होता है। ऑल्दो इसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा फिर वो कौन कौन सी क्रॉप्स हैं। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि 22 क्रॉप्स हैं। खरीफ रबी में कितनी, कमर्शियल क्रॉप में कौन सी है कौन सी नहीं है, ये भी आपको जरूरी नहीं है याद करना। डाउट आप लोग का क्यों होता है, आपको बहुत जगह 23 दिखता है, या फिर आपने कई जगह एमसीक्यू किया है या किसी और जगह आपने देखा तो वहां पे आपको 23 दिया गया था। तो वहां पे जो 23 दिया जाता है उसमें 22 में +1 कर दिया जाता है। 1 किसको किया जाता है, शुगर केन को। फिर कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर शुगर केन उसमें ही तो है, एफआरपी है, एफआरपी अलग क्या है। अब मुझे आप लोग ये बताइए, अगर एफआरपी अलग नहीं है तो फिर उसको एमएसपी बोल देते हैं ना, फिर उसको एफआरपी क्यों बोलते हैं। तो वो एमएसपी और एफआरपी में यही डिफरेंस है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो केवल 22 क्रॉप्स के लिए होता है। फेयर एंड रिमम्बरेटिव प्राइसेस है, गवर्नमेंट बहुत सारों के लिए फिक्स करती है शुगर केन के, फिर उसी की तर्ज में गवर्नमेंट बाकी के लिए भी फिक्स करती है, तो वो सब एमएसपी में नहीं कैलकुलेट होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एमएसपी में कितनी क्रॉप्स हैं, केवल 22। आपको कोई और डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको फिर भी डाउट है, डाउट कैसे क्लियर करें, आप पीआईबी देखें, जो सोर्स है मैं आपको सोर्स बताता हूं, सोर्स है पीआईबी। आप सितंबर 2020 का मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में जाके सितंबर 2020 का आप देखें तो उसको आपको दिख जाएगा। ऑल्दो मैंने अपनी जो पूरा दूसरी पिछली वीडियो थी एमएसपी पे उस पर बताया था, पीआईबी में ये मेंशन किया है, जो मिनिस्टर थे है मतलब अभी भी नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने बताया पार्लियामेंट को कि हम 22 क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हम एक शुगर केन को एफआरपी पे अनाउंस करते हैं। तो दोनों चीज उसमें क्लियरली है। दूसरा आप सीएसीपी पे जाके देख सकते हो। सीएसीपी क्या है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग। तो ये बेसिकली रिकमेंड करती है, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशंस भी जाती हैं, और फिर फाइनली कौन अनाउंस करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अनाउंस कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी एमएसपी को अनाउंस करती है, रिकमेंड कौन करता है, सीएसीपी। तो ये दोनों ही क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर रिकमेंडेशन पूछी जाती है तो सीएसीपी की रिकमेंडेशन होती है, कैलकुलेशन सीएसीपी करता है। ऑल्दो जो रिकमेंडेशन होती है सीएसीपी की अलॉन्ग विद द स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको सुनने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फाइनली अनाउंस करती है। तो ये दो चीजें थी जो आप लोग कई बार पूछते हैं, मैंने आप लोग को बता दिया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप तभी पूछ सकते हैं, आप क्लैरिटी आप रखें। तो हमको यहाँ पे देखना है कि ये सारी डिजिट्स तो हमको याद नहीं हो सकती हैं। अभी जो एमएसपी अनाउंस किया है फॉर खरीफ, अगेन ये भी एक डाउट होता है, केवल खरीफ के लिए किया है। रबी के लिए जो एमएसपी है वो अक्टूबर में देती है गवर्नमेंट, क्योंकि ये जब कल्टीवेशन स्टार्ट होता है उससे पहले एमएसपी अनाउंस किया जाता है। तो अभी केवल पैडी का है। तो अगर आप देखोगे कंपैरिजन, लास्ट ईयर ये 1868 था, अभी ये बढ़ के 1940 हो गया है। सिमिलरली ग्रेड ए पैडी में 1888 था, अभी ये 1960 कर दिया है। तो एब्सोल्यूट इंक्रीज की अगर हम बात करें तो 72 रुपीज पर क्विंटल इंक्रीज हुआ है। तो बाकी जो रिटर्न ओवर कॉस्ट है वो 50% है। ये किस मेथड से कैलकुलेट किया है, E2+FL है कि C2 मेथड है, कंपैरिजन किस मेथड से है, तो वो हमने अपनी जो हमारी एमएसपी वाली वीडियो है उस पर आपको बताया है, आप वो सारी चीजें देख सकते हो। ये सिमिलरली बाकी खरीफ क्रॉप्स के लिए है, अगेन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देख सकते हो डिफरेंस थोड़ा सा आप देख सकते हो इसमें एक बार कि जो पिछले बार से इस बार कितना गवर्नमेंट ने चेंज किया है। देन कुछ और जो इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर अपडेट्स हैं, ऑल्दो हमने पुरानी वीडियोस में भी अपने एग्रीकल्चर अपडेट्स लिए हैं, बट एक बार हम उनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उन्होंने क्या मधु क्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर्स लॉन्च किए। तो ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है नेशनल बी बोर्ड का, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर अंडर द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। तो आपको देखो क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं, आपको पूरा कंटेक्स्ट पता होना चाहिए। तो जो NBHM है ये किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो दोनों ही टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। देन अभी लेटेस्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट शुरू किया, ऑल्दो शुरू तो पहले भी किया था। उसमें 29 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस ऑलरेडी चल रहे हैं। उसमें 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अभी कर्नाटका में बनाए गए, कोलार में मैंगो के लिए,
बंगाल कोट में पोमीग्रेनेट के लिए एंड धारवाड़ में वेजिटेबल के लिए। तो आप सभी को पता है इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो प्रिसीजन फार्मिंग में या प्रिसीजन एग्रीकल्चर में बहुत आगे है, बहुत बड़ा उसका नाम है और उनकी वाटर यूज एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। वो बेसिकली प्रिसीजन जो इरिगेशन होता है उसी को यूज करते हैं, जबकि इंडिया में इतना सारा वाटर रिसोर्स होने के बाद भी हमारी वाटर यूज एफिशिएंसी बहुत लो है। तो उनके साथ मिलके हमको अपने एग्रीकल्चर को एक तो सस्टेन करना है और साथ ही साथ जो नई टेक्नोलॉजी है उनको भी यूज करना है। देन इज पीएमएफएमई स्कीम। पीएमएफएमई स्कीम को 1 साल हो गए हैं, उसकी वर्षगांठ मनाई गई 29 जून 2020 को ये लॉन्च की गई थी। तो बेसिकली जो पीएमएफएमई स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की है। इसको कैसे लॉन्च किया गया, देखो पीएमएफएमई स्कीम जो प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस का फुल फॉर्म है। तो बेसिकली जो माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस हैं उनकी ग्रोथ हो सके या वो नई स्टैब्लिश कर सके, फार्मर कम्युनिटी इनको स्टैब्लिश कर सके, इसके लिए पीएमएफएमई स्कीम लॉन्च की गई थी। तो इसको किस तरीके से लॉन्च किया, आप देखो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो अभी ये 707 डिस्ट्रिक्ट्स में 35 स्टेट्स में including 137 unique products as per the recommendations received by the states। तो बेसिकली है क्या, मान लीजिए जैसे आपको सभी को पता है कि कोई पर्टिकुलर एरिया है जहां पे टोमेटो होता है, या कोई पर्टिकुलर है नासिक है मान लीजिए वहां पे अनियन होता है, तो वहां पे बेसिकली उस डिस्ट्रिक्ट को केवल अनियन के लिए ही किया जाए, या फिर जैसे वेस्ट बंगाल में वहां पोटैटो है तो वहां पे पोटैटो से रिलेटेड ही इंडस्ट्री लगाई जाए, क्योंकि वहां पे उसका बहुत ज्यादा हार्वेस्ट है और वहां पे फार्मर्स को अच्छी इनकम भी मिल पाएगी और हम उसकी प्रोसेसिंग भी कर पाएंगे। तो उसको 1 साल हो गए हैं, बेसिकली ये अपडेट है। देन इज द स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम इज अनदर इंपॉर्टेंट स्कीम। स्वामित्व स्कीम में क्या है, जैसे स्वामित्व नाम से ही पता ना, स्वामी बनाना है। तो बेसिकली क्या है कि हमारे जो विलेजेस हैं उसमें अभी भी इतने जो लोग हैं उनके पास अपने लैंड रिकॉर्ड्स नहीं है। तो गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद द इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया इसलिए लॉन्च की थी ताकि सबको उनके लैंड रिकॉर्ड्स दिए जा सके। तो लास्ट ईयर इसको लॉन्च किया गया था, बट केवल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में। अभी जो गवर्नमेंट है उसने इसको डेडिकेट कर दिया है पूरे नेशन को, मतलब अभी पूरे इंडिया में लागू है फ्रॉम 24 अप्रैल 2021। 24 अप्रैल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट डे होता है, क्योंकि हम इस दिन क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस। और बेसिकली ये जो स्वामित्व स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। सो दिस इज अबाउट फ्यू अपडेट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। सो दोस्तों आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई भी एफसीआई से रिलेटेड क्वेरी है, नाबार्ड से रिलेटेड क्वेरी है तो आप जरूर पूछें। साथ ही साथ ये हमारा नाबार्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, उसकी हमने आपको बताया उसमें कि हम आपको 700 वीडियो लेसन्स देंगे, 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस और ये सारे फीचर्स में मिलेंगे। इसके साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रेगुलर लाइव क्लासेस बाय द एक्सपर्ट फैकल्टी, जहां पे आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। देखिए मटेरियल तो बहुत जगह मिल जाता है, बुक्स में मिल जाता है, पढ़ तो हर कोई सकता है बहुत जगह, बट उसको पढ़ना कैसे कैसे इफेक्टिवली पढ़ना है, सो दैट कि आपके सिलेक्शन इंश्योर हो सके और आप एग्जाम में फोकस करके पढ़ सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। साथ ही साथ हमारा एग्री भी चैनल है, उसमें हम एग्रीकल्चर कंसेप्ट वीडियोस डालते रहते हैं। हमने एफसीआई एजीएम से रिलेटेड उसमें वीडियो, अभी जो क्वेश्चन सीरीज है वो भी स्टार्ट की है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ इस सबके पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्री भी, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे अहेड।